तो अपवहन हम लोग समझ लिए थे कि अपवहन होता क्या है। ठीक है, बस अपवहन हमको लिखना है और चित्र बनाना है, फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखो अपवहन, लिख लियो। अब इसके अंदर शुरू करो। कोलाइडी विलयनों के, अब अपवहन क्या है? कोलाइडी विलयनों के शोधन की विधि है ना। तो पहले तो देखो ये जो शोधन की विधि है किस सिद्धांत पर आधारित है। अब शोधन की विधि, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने क्या लिखवाया ऊपर कि जो विलयशील अशुद्धियां होती हैं सामान्यतया किसकी होती हैं? उसमें लिखवाया ना, लिखवाएं नहीं लिखवाएं? सामान्यतया विद्युत अपघट्य की होती हैं, लिखवाए हैं। तो क्योंकि जो विलयशील अशुद्धियां होती हैं सामान्यतया विद्युत अपघट्य की होती हैं, और विद्युत अपघट्य जो होते हैं हमेशा वास्तविक विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वास्तविक विलयन। और कोलाइडी विलयन जो होते हैं हमेशा विषमांगी होते हैं। और हमने पहले ही क्रिस्टलाभ और कोलाइड में पढ़ लिया था कि जो क्रिस्टलाभ होते हैं अर्थात वास्तविक विलयन, क्रिस्टलाभ कौन होगा? वास्तविक विलयन, चर्मपत्र झिल्ली से तेजी से विसरित हो जाएंगे। और जो कोलाइड होंगे अर्थात विषमांगी विलयन अर्थात कोलाइडी विलयन, वो चर्मपत्र झिल्ली से धीरे धीरे विसरित होते हैं। तो हम लोग पहले यही लिखेंगे। क्या लिखे अभी इसमें? कुछ नहीं लिखे हो, लिखो कोलाइडी विलयनों के शोधन की यह विधि। कोलाइडी विलयनों के शोधन की यह विधि, कोलाइडी विलयनों के शोधन की यह विधि, कोलाइडी विलयनों के शोधन की यह विधि हो गया। इस सिद्धांत पर आधारित है कि, इस सिद्धांत पर आधारित है कि, इस सिद्धांत पर आधारित है कि हो गया। इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्युत अपघट्य की अशुद्धि, इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्युत अपघट्य की अशुद्धि, विद्युत अपघट्य की अशुद्धि और विद्युत अपघट्य की अशुद्धि और कोलाइडी कणों, कोलाइडी कणों की चर्मपत्र झिल्ली से, कोलाइडी कणों की चर्मपत्र झिल्ली से, कोलाइडी कणों की चर्मपत्र झिल्ली से विसरण की दर अलग अलग होती है। चर्मपत्र झिल्ली से विसरण की दर अलग अलग होती है। चर्मपत्र झिल्ली से विसरण की दर अलग अलग होती है। हो गया ना? अतः हो गया। इस विधि से शोधन के लिए, इस विधि से शोधन के लिए, शोधन के लिए हो गया कोलाइडी, ये शोधन के लिए अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, शोधन के लिए अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, शोधन के लिए अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को हो गया चर्मपत्र झिल्ली में भरकर, चर्मपत्र झिल्ली में भरकर चर्मपत्र झिल्ली में भरकर हो गया पानी की बहती धारा में लटका देते हैं। पानी की
बहती धारा में लटका देते हैं। पानी की बहती धारा में लटका देते हैं, हो गया। जिससे अशुद्धियां विलयशील होने के कारण, जिससे अशुद्धियां विलयशील होने के कारण, विलयशील होने के कारण झिल्ली से तीव्रता से विसरित हो जाती हैं। झिल्ली से तीव्रता से विसरित हो जाती हैं। झिल्ली से तीव्रता से विसरित हो जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी कण बड़े होने के कारण हो गया, विसरित नहीं हो पाते हैं। विसरित नहीं हो पाते हैं और हो गया, झिल्ली के अंदर बचे रहते हैं। झिल्ली के अंदर बचे रहते हैं। हो गया। इस प्रकार कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। हो गया। अब देखो इधर हुआ क्या, ये एक चर्मपत्र झिल्ली थी, इसमें हमने अशुद्ध कोलाइड विलयन को भर के रखा है। देखो दो प्रकार के कण इसमें दिख रहे हैं, एक तुम्हारा ये गोला गोला दिख रहा है और एक ये काला काला दिख रहा है ना। तो जो ये है ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए कौन सा कण है, ये कोलाइडी कण है। और जबकि जो छोटा छोटा दिख रहा है ये क्या है, अशुद्धि है। क्या है जी, अशुद्धियां। तो ये अशुद्धि है, देखो यही तीर से बाहर निकल के इधर दिख रहा है ना, तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बाहर कोई कोलाइडी कण हमने दिखाया नहीं दिखाया, इसका मतलब कोलाइडी कण झिल्ली के अंदर ही रहेंगे। कौन बाहर निकल गया, अशुद्धियां धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगी और झिल्ली के अंदर कौन बच जाएंगे, कोलाइडी कण बच जाएंगे। तो हमारा विलयन शुद्ध हो जाएगा। हो गया ना। तो ये शोधन की एक विधि है। बस यही, जब विद्युत अपवहन करेंगे इधर इधर क्या लटका देंगे, इलेक्ट्रोड लटका देंगे, जिससे अशुद्धियां जो होंगी और तेजी से जाएंगी। हो जाएगा। तो इसको बना लो पहले चित्र, तब लिखते हैं। नीचे लिखो विद्युत अपवहन। विद्युत अपवहन, विद्युत अपवहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस। विद्युत अपवहन हो गया। इसमें लिखो सामान्यतया अपवहन की प्रक्रिया अपवहन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे होती है, परंतु जब
परंतु जब अशुद्धि विद्युत अपघट्य की हो, परंतु जब अशुद्धि विद्युत अपघट्य की हो, अशुद्धि विद्युत अपघट्य की हो तो विद्युत अपोहन का प्रयोग कर सकते हैं, तो विद्युत अपोहन का प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत अपोहन का प्रयोग कर सकते हैं, हो गया ना? नीचे लिखना, इस विधि में हो गया। चर्मपत्र झिल्ली के बाहर, इस विधि में चर्मपत्र झिल्ली के बाहर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिससे आयनित अशुद्धियां, क्योंकि विद्युत अपघट्य था तो विद्युत अपघट्य जल में जाने के बाद आयन ही बनाएगा ना, जिससे आयनित अशुद्धियां हो गया। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर तेजी से आकर्षित होती हैं, तेजी से आकर्षित होती हैं। आयनित अशुद्धियां विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर तेजी से आकर्षित होती हैं, हो गया ना? चलो, और कोलाइडी विलयन शीघ्रता से शुद्ध हो जाता है, और कोलाइडी विलयन शीघ्रता से शुद्ध हो जाता है। देखो, इसमें दोनों तरफ एक क्षण हमने लगा दिया है, एक का नाम एनोड दे दो और एक का नाम कैथोड। कैथोड जो होगा ऋणावेशित, एनोड जो होगा धनावेशित। अब चूंकि देखो इसमें जो छोटी छोटी अशुद्धियां हैं वो किसकी हो जाएंगी? धनावेश और ऋणावेश की। अब ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर चलने लगेंगे, ऋणायन इधर चलने लगेंगे, धनायन इधर चलेंगे, क्योंकि ये ऋणावेशित है ना, तो ऋणावेश की ओर कौन जाएगा? धनावेश जाएगा, क्योंकि अभी हमने उसमें लिखवाया आयनित अशुद्धियां विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होती हैं। तो अपने विपरीत आवेश वाले, क्योंकि समान आवेश में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। आकर्षण किसमें होता है? विपरीत आवेश में। तो क्या हुआ? जो इसमें धनायन और ऋणायन था, धनायन चलने लगे कैथोड की ओर और ऋणायन किधर जाने लगेंगे? एनोड की ओर, और जाएंगे वहां पे उदासीन हो जाएंगे। झिल्ली से बाहर निकल गए तो हमारा काम हो गया। अब वहां जाके उदासीन हो जाए ना हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, बस हमको झिल्ली से बाहर निकालना था। ये झिल्ली से बाहर निकल गए, हो गया काम हमारा, हो जाएगा ना? तो नोट कर लो। मतलब रोक दो इसको, क्योंकि विद्युत अपघटन कर रहे हो ना, तो पानी बहाओगे पता चला आयन धारा की तरफ जाने लगेंगे, इसलिए बर्तन बंद कर दो इसका। हो गया, बस पानी रुक गया है।
यहाँ पे ये देखो प्लस और जो माइनस दिख रहा है ये क्या है, अशुद्धि है, और बाकी वो कोलाइडी कण ही है जो पहले था। अब लिखो तीसरी हेडिंग, अति सूक्ष्म फिल्टरन। अति सूक्ष्म फिल्टरन। हो गया। अब जैसा कि इसकी हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है, फिल्टरन, फिल्टर माने होता है छानना, तो यहाँ पे छानेंगे हम, और सामने क्या लगा, अति सूक्ष्म, अर्थात जो फिल्टर पेपर प्रयोग करेंगे उसके छिद्र अति सूक्ष्म होंगे, इतने सूक्ष्म होंगे कि उससे कोलाइडी कण आर पार न जा सके। केवल कौन आर पार जाएगा, वास्तविक विलयन के कण। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है, जो सामान्य फिल्टर पेपर होता है, सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्र इतने बड़े होते हैं कि उससे तुम्हारा कोलाइडी कण भी चला जाएगा, धनायन ऋणायन भी चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर प्रयोग किया जाएगा, जिससे होकर ये छोटी अशुद्धियां तो बाहर चली जाएंगी, परंतु ये कोलाइडी कण बाहर नहीं जा पाएंगे, अर्थात वास्तविक आकार के कण बाहर चले जाएंगे, माने तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम वाले कण। ठीक है, इसलिए इसको इस प्रकार से बनाया जाएगा कि इसके जो छिद्र होंगे 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होंगे, क्योंकि हमारा वास्तविक विलयन का उच्च सीमा तो यही थी ना, कितना, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, या कहे तो 10⁻⁹ मीटर, या कहे तो 1 नैनोमीटर, इतना था ना। तो इस सीमा से नीचे इसके छिद्र होंगे, याद रखे रहना, क्योंकि अगर इसके ऊपर हुए तो पता चला कोलाइडी कण भी चला जाएगा, हो जाएगा। तो कोलाइडी कण के शोधन की यह भी एक विधि है, यह ज्यादा प्रभावी नहीं होती है, पता चला छिद्र बड़े हो गए तो कोलाइडी कण भी निकल गया, इसलिए इसको बनाने में एक विशेष प्रकार का ध्यान रखा जाता है कि छिद्र बड़े न होने पाए। इसको रासायनिक विधि से बनाया जाता है, रासायनिक यौगिकों को मिलाकर इसको बनाते हैं। जैसे हमारी एक चर्मपत्र झिल्ली है, तो चर्मपत्र झिल्ली है, ये भी एक इसी प्रकार की झिल्ली का कार्य कर सकती है। क्यों जी, क्योंकि चर्मपत्र झिल्ली भी तो केवल छोटे वाले को जाने दे रही है। चर्मपत्र झिल्ली से कोलाइडी कण बाहर निकले क्या, नहीं निकले है ना, केवल धनायन ऋणायन बाहर निकला था ना। तो चर्मपत्र झिल्ली भी इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर चर्मपत्र झिल्ली में कुछ कण निकल जाते हैं, कोलाइडी कण, कुछ कोलाइडी कण निकल जाते हैं, इसीलिए इसकी व्यवस्था की गई कि इतना छोटा कर दिया जाए कि कोलाइडी कण निकल ही ना पाए, केवल कौन निकल पाए, वास्तविक कण निकल पाए, अर्थात वास्तविक विलयन के कण निकल पाए। हो जाएगा, तो लिखो इसमें अति सूक्ष्म फिल्टरन विधि में, अति सूक्ष्म फिल्टरन विधि में अति सूक्ष्म फिल्टरन विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को अशुद्ध कोलाइडी विलयन को एक विशेष प्रकार के, एक विशेष प्रकार के एक विशेष प्रकार के, हो गया, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छानते हैं, छानते हैं, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छानते हैं, जिससे, जिससे विलयशील अशुद्धियां तो पार चली जाती हैं, विलयशील अशुद्धियां तो पार चली जाती हैं, परंतु परंतु कोलाइडी कण नहीं जा पाते हैं, कोलाइडी कण नहीं जा पाते हैं। कोलाइडी कण
नहीं जा पाते हैं। हो गया, कोलाइडी कण नहीं जा पाते हैं और विलयन शुद्ध हो जाता है, और विलयन शुद्ध हो जाता है। और विलयन शुद्ध हो जाता है। हो गया ना? चलो अब लिखो, हेडिंग शोधन कर लिए, अब स्कंदन पढ़ा जाए। स्कंदन लिखो, हेडिंग स्कंदन। स्कंदन वेरी इंपॉर्टेंट। शोधन की विधियों में यह अपोहन जरूर याद रखना, ध्यान दिए रहना, पूछा जा सकता है। और यह स्कंदन की परिभाषा पूछी जा सकती है तुमसे, और इसी स्कंदन में अभी आएगा हार्डी-सुजवे का नियम, उसको याद रखना है। तो स्कंदन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कोआगुलेशन, COAGULATION। हो गया? अब इसके अंदर लिखो स्कंदन क्या होता है। समझ लिए हम लोग पीछे, क्या समझे? छोटे छोटे कणों का आपस में मिलकर बड़े कण का रूप धारण करके नीचे बैठने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। क्योंकि जब बड़ा होगा तो भारी हो जाएगा, भारी होगा तो तैर नहीं पाएगा, तैर नहीं पाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ गया तो हम एक प्रक्रिया उसे अवक्षेपण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे? स्कंदन कहेंगे। देखो इसमें कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में हो गया, छोटे 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 कोलाइडी कणों का, कोलाइडी विलयन में छोटे छोटे कोलाइडी कणों का आपस में मिलकर आपस में मिलकर आपस में मिलकर हो गया, बड़े कण का रूप धारण करके, बड़े कण का रूप धारण करके, बड़े कण का रूप धारण करके अवक्षेपित हो जाना, अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। स्कंदन कहलाता है। हो गया ना? देखो ये एक हम कोलाइडी विलयन लेते हैं जिसमें ये कोलाइडी कण अभी तैरते हुए दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद अगर किसी भी विधि का प्रयोग कर दें, अर्थात इसका क्या कर दें? स्कंदन। अभी देखेंगे हम स्कंदन कई विधियों से हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है विद्युत अपघट्य मिलाकर, जो हम लोग पढ़े थे ना द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में अंतर में, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो ध्यान हम लोग ज्यादा उसी पे देंगे। बस हम यहाँ पे अभी स्कंदन लिख रहे हैं, तो अगर इसका स्कंदन होगा तो क्या होगा? इन कणों का आवेश समाप्त होगा, क्योंकि ये अस्थायी किस कारण से थे? ये आपस में जुड़ क्यों नहीं रहे थे? अभी
क्योंकि इनके ऊपर आवेश था ना। अभी कल हमने पढ़ा था इनके ऊपर आवेश किस कारण से आता है, कहाँ पढ़े थे? पेप्टीकरण में पढ़े थे। पेप्टीकरण, जब FeOH टाइप के ताजे बने अवक्षेप में FeCl3 मिलाते हैं तो FeOH टाइप के कणों पर Fe3+ के कणों का अधिशोषण हो जाता है, होता है, जिससे सभी पर धनावेश आ जाता है। तो चाहे धनावेश आएगा चाहे ऋणावेश आएगा, लेकिन एक पर जो आवेश आएगा वही सब पर आएगा, तो सब पर आवेश होता है। इस आवेश के कारण ये पास पास नहीं आते हैं। अगर किसी कारण से इनका आवेश समाप्त किया जाए तो इनका ससंजन बल प्रभावी होता है और उस ससंजन बल के कारण ये पास पास आके बड़े कण का रूप धारण करते हैं और क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठना अवक्षेपण कहलाता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ कोलाइडी विलयन के परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं, अस्कंदन नाम देते हैं। तो इसका मतलब अवक्षेपण या अस्कंदन दोनों एक ही प्रक्रिया है, कुछ अलग प्रक्रिया नहीं है, याद रखे रहना। अस्कंदन कोलाइडी विलयन के संदर्भ में प्रयोग करते हैं और जो अवक्षेपण होता है किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के विलयन में न भूलने की अवस्था में प्रयोग करते हैं। जैसे अभी कल हमने एक रिएक्शन लिखा था, उसमें बाद में AgCl के बाद तीर नीचे की ओर लगाए थे। कौन सा रिएक्शन? ये NaCl प्लस AgNO3, तीर के बाद AgCl और प्लस क्या, NaNO3। इसके बाद हमने तीर नीचे की ओर लगाया, क्यों? क्योंकि जो बनने वाला AgCl होता है विलयन में नहीं घुलता है, और जब नहीं घुलता है तो रेत की तरह नीचे बैठ जाता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण। तो किसी अभिक्रिया में बात की जाती है अवक्षेपण की, ठीक। और जबकि अस्कंदन की चर्चा किस विलयन के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, कोलाइडी विलयन में। तो ये कोलाइडी विलयन हो गया। और अस्कंदन के बाद ये जो छोटे छोटे कण मिले ये कौन है जी, कौन थे ये? कोलाइडी कण ही थे ना, जो आवेश समाप्त होने के कारण पास पास आ गए हैं, क्योंकि उनका ससंजन बल प्रभावी हो गया जब आवेश समाप्त हो गया। तो जब आवेश था उनका ससंजन बल काम करेगा क्या? ससंजन बल कहता है समान पदार्थ के अणुओं के बीच काम करता है। अब पता चला समान पदार्थ के अणुओं पर तुम ले आ दिए धनावेश तो बेचारे पास पास आ पाएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो ससंजन बल का काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब हम फिर से क्या मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, चाहे कोई अन्य प्रक्रिया अपनाते हैं, चाहे उबाल देते हैं, उबालने की प्रक्रिया से हम लोग शोधन करते हैं। कैसे? तुमने देखा होगा जल को जब उबाल दो तो नीचे कुछ पदार्थ दिखता है, अगर जल अशुद्ध है तो। अगर जल अशुद्ध होता है तो जल को उबालने के बाद नीचे कुछ पदार्थ दिखते हैं, वो क्या होते हैं? अशुद्धियां ही होती हैं जल की, जो उबालने के बाद अवक्षेपित होकर क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है या बर्तन की सतह पर चिपक जाती है। समझ गए? और हमारा विलयन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वही काम यहाँ पे होगा, कोलाइडी कण नीचे भाग गया और ऊपर शुद्ध बच गया, बचा ना। तो बस ये काम करना है हमको। क्या लिखे बीच में? परिभाषा हो गई स्कंदन की, परिभाषा हो गई तो इसको लिख लो, बना लो चित्र, तब नीचे बढ़े आगे। एक परिभाषा देखो इसकी और हो सकती है, कोलाइडी कणों का निलंबन कणों के रूप में परिवर्तन स्कंदन कहलाता है। कोलाइडी कणों का निलंबन कणों के रूप में परिवर्तन स्कंदन कहलाता है। ऐसा क्यों जी? क्योंकि निलंबन के कण क्या होता है, विलयन में नीचे बैठ जाते हैं ना। तो बात तो वही यहां भी हुई, ये भी नीचे बैठ रहे हैं, और नीचे कब बैठेंगे, जब कोलाइडी परास को पार कर जाएंगे तब, क्योंकि जब तक कोलाइडी परास में तब तक ऊपर ही रहेंगे। ध्यान दिए ना, इनका कोलाइडी परास समाप्त कब होता है, जब ये आपस में जुड़ के बड़ा होने लगते हैं। जुड़ जुड़कर जब बड़ा हो जाएगा तभी तो कोलाइडी परास पार करेंगे, ये याद रखे रहना। चित्र बना लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखो कोलाइडी विलयनों के स्कंदन की विधियां। कोलाइडी विलयनों के स्कंदन की विधियां। कोलाइडी विलयनों के स्कंदन की विधियां। कोलाइडी विलयनों के
स्पंदन की विधियां। हो गया। अब लिखो, स्पंदन के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। स्पंदन के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। हो गया ना? देखो, पहला नंबर उबाल कर नाम देखो, इस सब का मतलब अब लिखवा है कि उबाल देते हैं तो अस्पंदित हो जाता है। हो गया, खत्म काम। कुछ नई चीज आएगी तो लिखवाएंगे, नाम ही तो जानना है। उबाल देते हैं, अब क्या उसमें लिखवाएं कि गैस जलाते हैं फिर भगोने में रख के उबाल देते हैं तो अस्पंदित हो जाता है, ऐसा थोड़ी पढ़ना है आपको। अरे जो चीज नई आएगी उसको पढ़ेंगे अभी हम लोग। दूसरा लिखो, ठंडा करके। अब देखो, उबालने से कैसे हो सकता है? रबड़ का वल्कनीकरण पढ़े हो ना? रबड़ का वल्कनीकरण नहीं पढ़े होगे, अभी पढ़ेंगे आगे। जय मौलवी। रबड़ के वल्कनीकरण में क्या होता है? रबड़ बनाने की प्रक्रिया तभी कुछ सुने होंगे। कैसे बनता है रबड़? पहले रबड़ का दूध निकाला जाता है पेड़ से, लेटेक्स, ठीक है। उसके बाद उसको ले आते हैं, बर्तन में रख के उबालते हैं। उबालने के बाद जैसे दूध में मलाई पड़ता है ना, वैसे ही उसमें भी बनता है। तो उसकी जो मलाई होती है वो सल्फर के अणुओं की होती है और वही मुख्य रबड़ होता है। अर्थात उसका जो पानी या कहें तो द्रव है वो नीचे रहता है और जो मुख्य रबड़ रहता है वो ऊपर मलाई के रूप में बैठ जाता है और उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अवक्षेपण कर दिया कि नहीं कर दिया हमने? जो सल्फर अभी उस विलेयर में रबड़ के दूध में घुला हुआ था, हमने उसको उबाल दिया, सल्फर अलग हो गया कि नहीं हो गया? अब जरूरी थोड़ी ना कि देखो नीचे ही बैठे उसका घनत्व हो गया, हो सकता हो कम रहा हो, हल्का रहा हो, पानी के ऊपर तैरने लगा हो। जैसे दूध में मलाई बनती है तो उसका घनत्व जो होता है जल से कम होता है, इसलिए वो मलाई दूध के ऊपर तैरते हैं, तो नीचे बैठ जाती तो हाथ डाल के निकालना पड़ता मलाई को बाहर, समझ गए? तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? उबालने से क्या हुआ? उबालने से इन कणों का आवेश समाप्त हो जाता है। क्यों जी? क्योंकि जब उबालेंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी और जब आयन का अधिशोषण हुआ था इनके ऊपर वो बंध टूट जाता है और जब आयन हट गए तो आयन हटने के बाद इन कणों का आवेश क्या हो गया? समाप्त हो गया। जब कणों का आवेश समाप्त हो गया तो कण पास आ जाएंगे, होगा। पास आने के बाद जुड़ के बड़े होंगे, अस्कंदित हो जाएंगे, होगा। दूसरा है ठंडा करके। तो ठंडा करने में भी कुछ विलयनों में यही प्रक्रिया, ध्यान देना, कुछ विलयनों में काम करती है, सभी विलयनों में नहीं। जितनी भी विधियां पढ़ाई जा रही हैं वो कुछ विशेष विलयनों में ही काम करती है, ऐसा नहीं है कि जिसमें मिला दो सब में काम करता जाएगा। अगला लिखो, क्या लिखे यहाँ पे? दूसरा ठंडा करके ना। तीसरा नंबर, अब देखो दूसरा जो ठंडा करने वाला है, पहला तो बता दिया रबड़ के वल्कनीकरण में काम करता है कि उसको उबाल दो निकल जाता है सल्फर उसका ऊपर। दूसरा दूध का देख सकते हो, दूध अगर जब तक गर्म करते हो तब तक क्या उसकी मलाई ऊपर दिखती है तुम्हें? मलाई क्या है? वसा है। दूध क्या है? दूध एक पायस है। क्या है? पायस। पायस किसे कहते हैं? नहीं, पायस किसे कहते हैं? पायस हम लोग पढ़े थे अभी कोलाइडी विलयन के प्रकार में, जिसमें परिक्षिप्त अवस्था भी द्रव हो, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, अर्थात द्रव और द्रव के विलयन को हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। तो जो पायस बना होता है दूध, एग्जाम्पल, दूध कैसे बनता है? क्या लिखा है? दूध बनता है वसा प्लस जल से। किससे बनता है? वसा प्लस जल से। वसा माने चिकनाई। तो कोई चिकना पदार्थ जल में घुलता है? कोई चिकना पदार्थ जल में घुलता है? नहीं घुलता है, फिर भी ये घुला होता है। इसीलिए तो इसको वास्तविक विलयन नहीं कहा गया। कौन सा विलयन कहा गया? कोलाइडी विलयन। ये कभी घुलता नहीं है, इसलिए कैसा होता है? कैसा होता है जी? विषमांगी और किस अवस्था में रहता है? कोलाइडी अवस्था में रहता है। दूध को देख के बता दोगे क्या उसमें क्या मिला हुआ है? दिखने में लगता है समांगी मिश्रण है,
लेकिन वास्तव में दूध समांगी मिश्रण नहीं होता है। दूध कैसा मिश्रण होता है? विसमांगी मिश्रण होता है। और किस अवस्था में होता है? कोलाइडी अवस्था में होता है। हो गया। और जब हम इसको उबाल देते हैं, उबालने के बाद रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तो कुछ देर बाद देखते हैं कि ऊपर मलाई पड़ जाती है, और वही मलाई क्या होती है? वसा होती है। क्या होती है? वसा। वसा उसकी अलग हो गई, उसके बाद से जल उसका नीचे अलग हो गया। अब ये नहीं कहना कि कहाँ नीचे जल रहता है उसमें, अरे समझ लो उसको बार बार तुम उबालते जाओगे ना, पूरी मलाई निकाल लोगे, अंतिम में जल ही बचेगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मतलब दूध पी लोगे, कोई ताकत नहीं आएगी तुमको, पानी समझ लो पी रहे हो। याद रख के रहना यहाँ पे। तो क्या हुआ? जल अलग हो जाता है, वसा अलग हो जाती है। गर्म करके ठंडा करने के बाद, अर्थात जब तक गर्म करते हैं तब तक मलाई पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। जब उसको रख देते हैं, वो ठंडा होता है, तब उसकी वसा की परत हमको ऊपर दिखाई देती है। तो ठंडा होने पर ये अपनी वसा को अलग करता है, अर्थात इसका स्कंदन ठंडा होने पर होता है, और जबकि वल्कनीकरण में गर्म करने के बाद ही हो जाता है। हो जाएगा। तो आगे देखो तीसरा नंबर, अपोहन के द्वारा। अपोहन के द्वारा, अब सोच रहे होगे तो अपोहन कोलाइडी विलयन के शोधन की विधि है, इससे स्कंदन कैसे हो गया? सोचे नहीं होगे, हमको पता है, हम बता रहे हैं वैसे ही। लिख लिए, बहुत बड़ी बात है। तुम लोग सोचना समझाना बस अब हमारे काम है, हम भी सोचे तुम लोग क्या सोच रहे हो, उसके बाद समझाएं भी। तुम लोग तो कुछ सोचते नहीं, कलम चलती है खाली, तुम लोग की दिमाग चलता नहीं है। अब देखो, अपोहन के द्वारा, अपोहन से अभी हमने पढ़ा कोलाइडी विलयनों का शोधन होता है, फिर भी हम कह रहे हैं कि अपोहन से स्कंदन भी होता है। ऐसा कैसे? जब तुम अपोहन की प्रक्रिया बार बार कराओगे, तो चूंकि हमने देखा क्या, अपोहन में बाहर कौन निकल रहा है? विद्युत अपघट्य के कण बाहर निकल रहे हैं ना। और जब तुम अपोहन की प्रक्रिया बार बार कराते जाओ, तो हुआ क्या था? कोलाइडी कण पर धनावेश या ऋणावेश का अधिशोषण हुआ था, और कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। अधिशोषण, जब बार बार पानी यहां से बाहर निकलेगा, तो हो सकता है धीरे धीरे वो इन आयनों को लेके भाग जाए। होगा कि नहीं होगा? जब तुम बार बार लेके जाओगे, या तुमने विद्युत अपोहन करा दिया, तो हो सकता है इन आयनों को खींचने कणों को न खींच पाए। मान लो कण जाके दीवार पे चिपक गए, बड़े हो गए, नहीं खींच पा रहा, आयन को ही खींच लिया हो गया ना। तो आयनों को खींच लिया, आयन जैसे इससे हट गए, ये फिर इस अवस्था में बचा, और जब इस अवस्था में बचा तो बाकी कण इसके पास आके मिलने लगेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। तो एक बार के अपवहन से स्कंदन नहीं होता है। अपवहन की प्रक्रिया जब बार बार दोहराते हैं, तो अधिशोषित होने वाले आवेश क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, या कोलाइडी विलयन के, या क्या बोलते हैं, चर्मपत्र झिल्ली के बाहर निकल जाते हैं। और जब चर्मपत्र झिल्ली से बाहर निकल गए, तो कण का आवेश समाप्त हो गया, और विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ये धीरे धीरे पास आएंगे, बड़े होंगे, और क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएंगे, स्कंदन हो जाएगा इनका। होगा ना। अपवहन से भी स्कंदन किया जा सकता है, लेकिन एक बार के अपवहन से नहीं, ठीक, बार बार के अपवहन से किया जाएगा। क्या लिखे इसमें? अपवहन के द्वारा, कोष्ठक में लिखते ना, बार बार अपवहन करके। हो गया, बार बार अपवहन करके। अगला नंबर, अब हेडिंग के रूप में लिखना, पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक स्कंदन, पारस्परिक स्कंदन। हो गया ना। तो लिखो, दो विपरीत आवेशित। अब देखो नाम से स्पष्ट है इसके, पारस्परिक स्कंदन। जब हम लोग पढ़ते हैं तो परस्पर एक दूसरे का पढ़ते हैं, होगा ना। तो यहाँ पे पारस्परिक स्कंदन है, अर्थात स्कंदन किसका होता है? कोलाइडी विलयन का। अब जब कोलाइडी विलयन परस्पर एक दूसरे का स्कंदन कर देंगे, तब क्या कहलाएगा? पारस्परिक स्कंदन कहलाएगा। अब कोलाइडी विलयन सोचो, अब एक कोलाइडी विलयन दूसरे का स्कंदन कैसे करेगा? एक कोलाइडी विलयन दूसरे का स्कंदन कैसे करेगा? हाँ, ये सही बताए, क्योंकि कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने का हमारा टारगेट क्या है?
अगर किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करना है तो हमारा पहला लक्ष्य क्या होता है? क्या हुआ यहाँ पे? उसके आवेश को हटा दे, चाहे उदासीन कर दे। यही तो पढ़ रहे हैं ना, परिभाषा में ही पढ़े हैं कि कोलाइडी कणों का उदासीन होकर बड़े कण का रूप धारण करके अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। मतलब स्कंदन की प्रक्रिया में सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जो कोलाइडी कण पर आवेश है उसको समाप्त करें। ठीक है ना? अब एक कोलाइडी कण दूसरे को उदासीन कैसे कर सकता है? मान लो हमारे पास एक धनात्मक कोलाइड है। धनात्मक कोलाइड का मतलब जिसमें कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश है? धन आवेश है। और दूसरा हमारे पास ऋणात्मक कोलाइड है। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो धनात्मक कोलाइड ऋणात्मक कोलाइड आपस में मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस कट के खत्म हो जाएगा, होगा ना? एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। इनके आवेश की समाप्ति हो जाएगी। जब आवेश समाप्त हो जाएगा तो बड़े कण का रूप धारण करेंगे और क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। लेकिन एक इसमें घाटा होता है कि जो कोलाइडी कण होंगे वो दोनों के एक साथ मिली हुई अवस्था में मिलेंगे हमको। क्यों जी? क्योंकि देखो ये वाला जो धनावेश का हिस्सा जुड़ा हुआ है, इसके पास जब ऋणावेश वाला आके इससे चिपक जाएगा, ये दोनों कण साथ साथ ही तो नीचे जाएंगे। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये याद रखे रहना कि पारस्परिक स्कंदन में क्या होता है, जो स्कंदन के बाद हमको कोलाइडी कण मिलते हैं उसमें दोनों विलयनों के कोलाइडी कण एक साथ होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। हो गया ना? तो उनको अलग करने के लिए किसी विशेष विधि को अपनाना पड़ेगा। इसलिए स्कंदन के लिए इस विधि का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता है। तो लिखो इसमें क्या लिखे? पारस्परिक स्कंदन हो गया ना? तो इसके अंदर लिखना है दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों, दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों, दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों, कोष्ठक लिख देना धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक, कोष्ठक बंद, को आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर उदासीनीकरण के कारण, उदासीनीकरण के कारण स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। हो गया? स्कंदन की इस प्रक्रिया को, स्कंदन की इस प्रक्रिया को पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। स्कंदन की इस प्रक्रिया को पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। स्कंदन की इस प्रक्रिया को पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। बस बाकी अब कल होगा।